गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोगों ने आपके लिए नीट और आईआईटी के लिए सीरीज चलाई हुई है और इसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के हम आपको 3 लेक्चर दे चुके हैं। आज हम आपको 4th लेक्चर देंगे बच्चों, और फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में ज़्यादातर हम लोग आपको कंसंट्रेशंस पढ़ाया, आपको सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, पीपीएम, मास परसेंटेज बाय वॉल्यूम, और आपको राउट्स लॉ, मोल फ्रैक्शन वगैरह वगैरह ये चीजें पढ़ाई थी। ठीक है बच्चों, देखिए आज कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है और इस पे एक क्वेश्चन आपके यहाँ नीट या आईआईटी मेंस में जरूर आता है, इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा और बहुत इजी है, डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। तो देखिएगा, हम लोग आपको लेक्चर 4 में क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, solubility of solid in liquid, solubility of solid in liquid को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, solubility of solid in liquid क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है मेरे पास एक। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने एक सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व किया, मान लीजिएगा हम इसमें शुगर ले लेते हैं। तो आपको मालूम है, जब सॉल्वेंट में एक सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं तो एक सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये सॉल्यूशन तब बनता है जब सॉल्यूट एक लिमिटेड अमाउंट में हो, तभी सॉल्यूशन बनता है, ठीक है ना, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली सॉल्यूट को ऐड करते रहे, मान लीजिएगा मैंने इसमें, ये मेरे पास सॉल्वेंट 1000 ml था, यानी कि वाटर, मान लीजिएगा वाटर था। अब मैंने क्या किया, इसमें मान लीजिएगा 40 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व किया, और जैसे जैसे मैंने धीरे धीरे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाता गया, 60 ग्राम किया, फिर 100 ग्राम किया, फिर इसके बाद 120 ग्राम्स किया, इसके बाद 200 ग्राम्स किया। तो जैसे जैसे मैं सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को बढ़ाता जा रहा हूं बच्चों, सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में यानी कि, तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कंटिन्यूअसली डिसॉल्व हो रहा है सॉल्यूट सॉल्वेंट में, डिसॉल्व हो रहा है। तो डिसॉल्व होते होते एक सिचुएशन, एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि ये सॉल्यूट इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना बंद हो जाता है, और एक ऐसी सैचुरेटेड स्टेट आ जाती है। इस सैचुरेटेड स्टेट को बच्चों हम कहते हैं डिसोल्यूशन। क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन। बात क्लियर। एक बार फिर समझिए कि जब हम किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में हम डिसॉल्व करते हैं, अगर हम सॉल्यूट को कंटिन्यूअसली डिसॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्यूट जो है वो कंटिन्यूअसली डिसॉल्व होता रहता है और उसकी अमाउंट हम धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, डिसोल्यूशन। क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन। अब हमने और कंसंट्रेशन बढ़ाई किसकी, सॉल्यूट की। तो क्या होने लगा कि जो सॉल्यूट की सरफेस पर सॉल्यूट के पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करने लगते हैं, आपस में टक्कर मारने लगते हैं। जब टक्कर मारने लगते हैं तो एक स्टेज आ जाती है जिसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, क्रिस्टलाइजेशन। फिर सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना बंद हो जाता है। एक बार फिर समझिए, हम कहते हैं कि सॉल्यूट को हमने डिसॉल्व किया सॉल्वेंट में, हम रेगुलर अमाउंट बढ़ाते जा रहे हैं एट ए सर्टेन टेम्परेचर पर, ठीक है ना। तो रेगुलर सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हमने बोला डिसोल्यूशन। लेकिन धीरे धीरे जब सॉल्यूट की अमाउंट और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स ही आपस में कोलाइड करने लगते हैं और एक स्टेज आती है क्रिस्टलाइजेशन। उसको क्या कहते हैं बच्चों, क्रिस्टलाइजेशन। और क्रिस्टलाइजेशन स्टेट पर क्या होता है
कि सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना बंद हो जाता है। बात क्लियर हो गई। तो हमें दो चीजों का पता लगा कि डिसोल्यूशन किसे कहते हैं और क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं। अब सुनिए, एक पॉइंट और आता है, जब इसमें रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकम रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं बच्चों? सैचुरेटेड स्टेज आ जाती है, सैचुरेटेड स्टेज। तो हमारे पास तीन क्वेश्चन बन गए कि पहला क्वेश्चन क्या बना कि डिसोल्यूशन किसको कहते हैं, दूसरा बना क्रिस्टलाइजेशन किसको कहते हैं, तीसरा बना कि सैचुरेटेड स्टेज कब आती है। सैचुरेटेड स्टेज तब आती है जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकम रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो मैं समझता हूं कि आपको समझ गए होंगे। तो यानी कि जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तो हमारे पास बनता है सॉल्यूशन बच्चों, ठीक है ना। अगर हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में रेगुलर डिसॉल्व करते रहें तो फिर हमारे पास एक धीरे धीरे डिसोल्यूशन की कंडीशन आ जाती है बच्चों। आई बात समझ में? देखिएगा, एक होता है कि अनसैचुरेटेड स्टेट, ये तो आई सैचुरेटेड स्टेट, जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकम रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया बच्चों। अब होता है एक अनसैचुरेटेड स्टेट। अब ये अनसैचुरेटेड स्टेट कब आती है बच्चों? अनसैचुरेटेड स्टेट तब आती है जब हमारे पास सोल्यूट अमाउंट और डिसॉल्व होने लगती है और सोल्यूबल होने लगती है सॉल्वेंट में, और ज्यादा सोल्यूबल होने लगती है किसमें? सॉल्वेंट में। तो उस स्टेट को कहते हैं हम अनसैचुरेटेड स्टेट। तो हम कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड कह सकते हैं कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एट एनी टेम्परेचर, at any temperature is defined as the maximum amount of solid, maximum amount of solid यानी कि solute dissolve in 100 gram of water, यानी कि solubility of solid at certain temperature dissolve in solvent at certain temperature in 100 gram of solvent is known as solubility। क्या बोलेंगे एक बार फिर समझिए solubility को, कि the mass of solid यानी कि the mass of solvent in gram dissolve in 100 gram of solvent at a certain temperature is known as solubility of solid in लिक्विड। बच्चों बात क्लियर होगी। तो ये था आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब हम दूसरी चीज पढ़ते हैं बच्चों कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बच्चों अफेक्ट करते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। पहला होता है बच्चों नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है ना। हम कहते हैं आपको नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब नेचर पे कैसे डिपेंड करता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट को कंसीडर करेंगे बच्चों। नेचर पे कैसे डिपेंड करता है इस बात को ध्यान देंगे हम देखते हैं कि सोल्यूट की नेचर कैसी होती है और सॉल्वेंट की नेचर कैसी होती है। हम एक वर्ड बोलते हैं बच्चों, तो आपको उसको ध्यान रखना कि लाइक डिसॉल्व लाइक, अनलाइक डिसॉल्व अनलाइक। अगर हमारे पास कोई पोलर सोल्यूट है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। अगर हमारे पास कोई नॉन पोलर सॉल्यूट है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। तो हम सिंगल वर्ड में एक्सप्रेस कर सकते हैं बच्चों कि लाइक डिसॉल्व लाइक, अनलाइक डिसॉल्व अनलाइक, ठीक है बच्चों। तो हम कह सकते हैं सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड विच इज केमिकली सिमिलर टू दिस, यानी कि लाइक डिसॉल्व लाइक और अनलाइक डिसॉल्व अनलाइक। जैसे आपने देखा होगा बच्चों कि हमने क्या किया कि हमारे पास वाटर है, क्या बच्चों? वाटर है हमारे पास, ठीक है ना। अब इस वाटर में हम NaCl को डिसॉल्व कर रहे हैं, H2O है, H2O में हम NaCl को डिसॉल्व कर रहे हैं तो इजीली डिसॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि बेटे जो NaCl है वो पोलर सॉल्यूट है, Na+ और Cl- में आयोनाइज हो जाता है, और वाटर भी आयोनाइज हो जाता है बच्चों H+ में
और OH माइनस में। तो हमारे पास NaCl भी पोलर सोल्यूट था और H2O जो सॉल्वेंट था वो भी हमारे पास पोलर सॉल्वेंट था। तो हम कह सकते हैं लाइक डिजोल्व लाइक और अनलाइक डिजोल्व अनलाइक। तो मैं समझता हूं कि बच्चों आपको ये फैक्टर्स अफेक्टिंग आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट इसमें एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, तो देखिए बच्चों आपने देखा कि लाइक डिजोल्व लाइक और अनलाइक डिजोल्व अनलाइक। अगर मैं इसी पोलर सॉल्वेंट को, पोलर यानी कि इसी आयोनिक, ध्यान से समझना बच्चों, इसी आयोनिक सोल्यूट को मैं अगर आयोनिक सोल्यूट को नॉन पोलर में डिसॉल्व करूं, किसमें करूं बच्चों, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करूं, तो ये बहुत कम डिसॉल्व होगा तो जरूर, लेकिन अगर हम ऑर्डर में देखें तो बहुत कम डिसॉल्व होगा। जैसे लाइक बेंजीन, लाइक ईथर, इसमें अगर मैं इसको डिसॉल्व करने लगूं तो डिसॉल्व नहीं होगा। अब हम इसी में देखते हैं एक एग्जांपल और, एक बार फिर समझ लीजिएगा कि हमने क्या किया, ये पोलर है, पोलर को हमने पोलर में डिसॉल्व किया तो इजीली डिसॉल्व हो गया। पोलर का मतलब आयोनिक सॉल्यूट को हमने आयोनिक में ही डिसॉल्व किया। अगर हम आयोनिक सॉल्यूट को यानी कि पोलर सॉल्यूट को नॉन पोलर में डिसॉल्व करें तो होगा, बट स्प्रैंगली सॉल्युबल होगा, कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होगा, बहुत कम डिसॉल्व होगा। अब इसी में हम दूसरा एग्जांपल देते हैं बच्चों। जैसे हमारे पास एक नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, नॉन पोलर में आप ले सकते हो, ध्यान देना, एंथ्रासीन ले लीजिएगा, या आप इसमें नेप्थलीन ले लीजिएगा। नेप्थलीन ये सभी की दोनों कैसे हैं बेटा, कोवलेंट हैं, कोवलेंट यानी कि नॉन पोलर हैं। कैसे बेटा, ये नॉन पोलर हैं और इसको हम ऑर्गेनिक भी कह सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनको मैं डिसॉल्व करूं, बेंजीन में डिसॉल्व करूं, किसमें करूं बच्चों, बेंजीन में डिसॉल्व करूं, ईथर में डिसॉल्व करूं, ठीक है, या अल्कोहल में डिसॉल्व करूं, अल्कोहल में तो ये इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, बिकॉज ये नॉन पोलर ये, तो हम कह सकते हैं कि पोलर में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। यहां पर एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो ये हमारा क्लियर हो गया नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि अगर दोनों पोलर हैं तो इजीली डिसॉल्व, दोनों नॉन पोलर हैं तो इजीली डिसॉल्व, और पोलर को नॉन पोलर में करोगे तो स्प्रैंगली डिसॉल्व, स्प्रैंगली सॉल्युबल। बच्चों बात क्लियर होती है। अब हम दूसरा फैक्टर पढ़ते हैं बच्चों इसी में ही, ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा फैक्टर्स क्या होता है बच्चों, ध्यान देंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ते हैं, इस पर क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को देखते हैं कि देखिए टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमारे पास दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं। एक तो वो होते हैं जो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर डिसॉल्व हो जाते हैं, एक वो होते हैं जो टेम्परेचर को हम इंक्रीज करें तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। यानी कि एक तो क्या कि टेम्परेचर को इंक्रीज करें सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो, एक दूसरे क्या है टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो। ये हम 12th लेवल पे पढ़ाते हैं, लेकिन नीट और IIT लेवल पर क्या होता है कि एक फैक्टर ये होता है कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज भी करें तो भी कोई इफेक्ट नहीं होता। कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं, जैसे हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। हम कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस कब, इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो जाए। ऐसे सॉलिड हमारे पास कौन से होते हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन आता है हमारे पास, NaNO3 ले सकते हैं हम लोग, और हम पोटेशियम नाइट्रेट ले सकते हैं बच्चों, हम NaCl ले सकते हैं, हम KCl ले सकते हैं, एक्सेट्रा। इस तरह के एग्जांपल ले सकते हैं हम। ये क्या होते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट
एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। हमें डिसॉल्व करने के लिए क्या होता है, ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत हो सकती है। जैसे इसमें शुगर भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं बच्चों, हम इसमें शुगर यानी कि चीनी भी ले सकते हैं। आपने देखा होगा चीनी जो होती है अगर आप सिंपल वाटर में डिसॉल्व करें तो सिंपल डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन अगर हम वार्म वाटर में डिसॉल्व करें, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाएं तो और जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी। आई बात समझ में, तो इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम चीनी को यानी कि शुगर को कोल्ड वाटर में डिसॉल्व करें तो आपको काफी संघर्ष करना पड़ेगा उसको डिसॉल्व करने में, क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो गया है। ठीक है ना। तो क्यों होता है ऐसा बेटा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कि जब हम सॉल्यूट को यानी कि सॉल्यूट इसमें से कोई भी ले सकते हैं और हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। किसमें करते हैं बच्चों, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो हमें हीट देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है बच्चों, हीट देनी पड़ती है, तो सॉल्यूशन बन जाता है। हीट देने का मतलब क्या होता है, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि रिएक्शन कैसी होती है बच्चों, एक्सोथर्मिक होती है। कैसी इक्वेशन होती है, एक्सोथर्मिक। आप इसको नोट कर लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो हम कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कौन से सॉलिड होते हैं, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एक्सेट्रा, एंड आल्सो शुगर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब हम दूसरा पढ़ाते हैं आपको कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस with increase in temperature. Solubility of solid decreases with increase in temperature. इस तरह के सॉलिड कौन से होते हैं, जैसे बच्चों हम कहते हैं सीरियम सल्फेट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीरियम सल्फेट यानी कि CeSO4। हम कह सकते हैं लिथियम कार्बोनेट। क्या बच्चों, लिथियम कार्बोनेट यानी कि Li2CO3। और हम ले सकते हैं Na2CO3 इंटू 10H2O। मोनोहाइड्रेट सोडियम क्लोराइड भी ले सकते हैं। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी हमेशा डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा ये जो होते हैं ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन देते हैं। क्या देते हैं, एक्सोथर्मिक। इससे पहले वाले क्या देते थे, एंडोथर्मिक। उसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही थी, उसमें आप हीट दे रहे थे। शायद मेरे को ध्यान पड़ता उसमें मैंने कहीं एक्सोथर्मिक बोल दिया था, तो आप करेक्शन कर लेना। उसमें क्या होता है इससे पहले वाले केस में कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। हमें हीट देनी पड़ रही थी और हीट देने पर क्या हो रहा था, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही थी, हीट एब्जॉर्ब हो रही थी। यहाँ पे क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। बिकॉज अगर इन कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उल्टा आपको हीट मिल जाती है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी होती है बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जैसे आपने देखा होगा कि घर में आप चूने को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हीट निकलने लगती है, बुलबुले बन जाते हैं, हीट निकलने लगती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। उसको हम कोल्ड वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वार्म वाटर में डिसॉल्व नहीं करते। अगर वार्म वाटर में डिसॉल्व करेंगे, मेरा मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास दो तरह के कंपाउंड्स हुए। एक तो कैसे हुए, जो इससे पहले पढ़ाई हमने कि अगर हम टेम्परेचर की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। उसमें एग्जाम्पल कौन से थे, NaNO3 था, KNO3 था बच्चों, NaCl था, KCl था, शुगर था, क्योंकि वहां पर एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्या होती है बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहां पर सेकंड टाइप में क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इस टाइप के आप एग्जांपल लोगे, सीरियम सल्फेट, लिथियम कार्बोनेट और ये मोनोहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। इसमें सॉल्युबिलिटी क्या होता है बच्चों, डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। इसके बाद 3 टाइप्स के होते हैं जिसमें अक्सर क्वेश्चंस आता है एग्जाम में। इसी पे क्वेश्चन आता है कि आप टेम्परेचर को इंक्रीज करो या टेम्परेचर को डिक्रीज करो, उन कंपाउंड्स पे की सॉल्युबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होता। वो कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जैसे ध्यान रखना CaCl2.6H2O, Na2SO4.10H2O, ये दो तरह के कंपाउंड बच्चों ऐसे हैं, इनको जरूर ध्यान रखना कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, इनकी सॉल्युबिलिटी पर कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है बच्चों। आई बात समझ में। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट और भी वो बता देता हूं। एक होता है ट्रांजिशन स्टेट। क्या बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट होती है। ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है कि एक कंपाउंड की एक फॉर्म को हम दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं, उसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास Na2SO4
क्या बच्चों, Na2SO4 डॉट 10H2O है, और हम इसको हीट करें तो ये चेंज हो जाता है Na2SO4 में, यानी क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक सिंपल फॉर्म में आ जाती है। तो इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। इस पे टेम्परेचर लेना पड़ता है, इस पे टेम्परेचर लेते हैं 2.4 डिग्री, अपर देन 2.4 डिग्री लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या है बच्चों, आई बात समझ में। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं, थोड़ा ध्यान रखना कि जब किसी सॉल्वेंट में हम किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूट धीरे धीरे डिसॉल्व होता चला जाता है, उसकी हम कंसंट्रेशन बढ़ाएं। तो जब हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं और वो डिसॉल्व होता चला जाए तो उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चों, डिसोल्यूशन। पॉइंट नंबर 1 आ गया। अब हम क्या करते हैं, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को और इंक्रीज करते चले जाए। इंक्रीज करते करते एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि जब सॉल्यूट की अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाती है तो सॉल्यूट की सरफेस पर सॉल्यूट के पार्टिकल आपस में कोलाइड करने लगते हैं और वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना बंद हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं बच्चों, क्रिस्टलाइजेशन। और एक सैचुरेटेड स्टेट आ जाती है। और सैचुरेटेड स्टेट बच्चों कब आती है, कि जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। इसको कहते हैं हम सैचुरेटेड स्टेट एट ए सर्टेन टेम्परेचर, एट ए सर्टेन टेम्परेचर। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं बच्चों तो क्या होता है, और सॉल्यूट डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है सॉल्वेंट में। इस कंडीशन को हम कह सकते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड स्टेट। क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड स्टेट। तो हम सिंपल डेफिनेशन पढ़ सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में कि certain gram of solute dissolve in 100 gram of solvent। सुनिए, certain gram of grams में लेंगे, या कह सकते हैं x gram of solute dissolve in 100 gram of solvent at a particular temperature is known as solubility of solid in liquid। बच्चों आई बात समझ में। और एक सैचुरेटेड कंडीशन पर बात क्लियर हो गई। दूसरा, फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैसे होता है कि हम एक वर्ड बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, अनलाइक डिसॉल्व अनलाइक। यानी कि पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। पोलर नॉन पोलर में भी हो सकता है डिसॉल्व, लेकिन स्प्रैंगली सॉल्युबल होगा। बात क्लियर। यही एप्लीकेबल होता है ऑर्गेनिक पे, कोवलेंट कंपाउंड पे बच्चों, ठीक है ना। जैसे NaCl को हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो इजीली डिसॉल्व हो जाता है क्योंकि दोनों के दोनों पोलर हैं। अगर हम NaCl को डिसॉल्व करते हैं बेंजीन में, ईथर में, अल्कोहल में तो डिसॉल्व नहीं होता क्योंकि एक पोलर है एक नॉन पोलर है। ऐसे ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ले, जैसे एंथ्रासीन ले लिया, फिनोप्थेलिन ले ली हमने, आई बात समझ में, या नेप्थलीन ले ली हमने, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है। अगर हम इनको बच्चों वाटर में डिसॉल्व करें तो इजीली डिसॉल्व नहीं होंगे, लेकिन अगर हम इनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में यानी कि नॉन पोलर में डिसॉल्व करें, ईथर लाइक अल्कोहल, आई बात समझ, लाइक बेंजीन, तो इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे। तो इससे क्लियर हो गया कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। नेक्स्ट पॉइंट आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर कंपाउंड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला क्या होता है कि कुछ कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे होते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो उनकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। जैसे हमने एग्जांपल्स लिए थे बच्चों, NaNO3, KNO3, NaCl वगैरह वगैरह। क्यों? क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। दूसरे होते हैं कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी हमें हीट मिल जाती है, ऑलरेडी हीट मिल जाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जैसे सीरियम सल्फेट, क्लियर, Na2CO3 H2O, लिथियम कार्बोनेट, Li2CO3, यहां एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है बच्चों। बात क्लियर। एक होता है बच्चों कि हम टेम्परेचर का कोई इफेक्ट ही नहीं होता, चाहे डिक्रीज करें चाहे इंक्रीज करें। ये CaCl2 6H2O, Na2CO3 10H2O, इन पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट होता ही नहीं, इनकी सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ता नहीं। एक हमने आपको पढ़ाया ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या होता है कि कंपाउंड को एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर दें। अगर हम इसको 2.4 डिग्री सेल्सियस पर ऐसे हीट करेंगे तो ये वाटर निकल जाएगा, फिर 3.4 पे करेंगे तो वाटर ऐड हो जाएगा। तो एक ट्रांजिशन स्टेट होती है कि जब एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैं समझता हूं कि स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इसको आप ध्यान से समझिएगा और इसके की पॉइंट्स अपने नोटबुक में जरूर नोट कीजिएगा, फिर हम उसी पर ऑब्जेक्टिव कराएंगे बच्चों। बात क्लियर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है
तो बच्चों अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 5 पर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जिस पे एप्लीकेबल होता है हेनरीज लॉ, जिस पर क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको यही दिया जाएगा बच्चों। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।